नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम लोग आंगनवाड़ी केंद्र में हॉट कुक रजिस्टर कैसे बनाना है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मुख्य बात दो है कि हॉट कुक रजिस्टर बनाना क्यों ज़रूरी है, और दूसरी जो बात है कि इसे हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये पहला प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ कि हॉट कुक रजिस्टर बनाना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 24 नवंबर 2023 से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक मिल की शुरुआत हुई है, जिसके तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्म भोजन खिलाए जा रहे हैं। तो अब इसमें होगा क्या कि सरकार के द्वारा बच्चों को खिलाने के लिए यहाँ दो चीज़ों की आपूर्ति की जा रही है। वह दो चीज़ें क्या हैं? तो यहाँ देखिए, दो चीज़ें वह क्या हैं? तो पहला चीज़ है गेहूँ चावल। पहला चीज़ क्या है? गेहूँ चावल दिए जा रहे हैं केंद्र पर पकाने के लिए। दूसरा है पैसे दिए जा रहे हैं। तो पैसे का यहाँ जो नाम है, विभागीय शब्दों में हम कहें तो कन्वर्जेंट कॉस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कन्वर्जेंस कॉस्ट। तो यह वह पैसे हैं, या वह कन्वर्जन कॉस्ट वह पैसे हैं जिसके द्वारा जो है बच्चों के लिए सब्जियां, जिस पैसों के द्वारा बच्चों के लिए सब्जियां, फिर मसाले, दाल, ये जो भी आवश्यक जो चीज़ें हैं, सामग्री है भोज्य पदार्थ के लिए, इसी पैसे से वह उपलब्ध होते हैं। और अब ज़रूरी बात क्या है? ज़रूरी बात इसमें ये है कि जो ये दोनों चीज़ें दी जा रही हैं, पैसे और वे अनाज, तो ये दोनों चीज़ों की दो जो है कारण है बनाने के। पहला कारण क्या है कि जो हम लोग चीज़ें ये इस्तेमाल करेंगे, गेहूँ चावल और पैसे, तो इसमें व्यय होगा। इसमें क्या होगा? व्यय मतलब खर्च। तो इस खर्च को भी हम लोग को क्या करना है? रजिस्टर में लिखना होगा। दूसरा क्या है? खर्च करने के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं। कुछ पैसे क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। कुछ पैसे बच जाते हैं, तो उस पैसे को अवशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशेष। ठीक है। तो यहाँ हमें दोनों चीज़ों का जो है रिपोर्ट तैयार करना होगा। एक व्यय मतलब खर्च, और दूसरा अवशेष। तो इन दोनों चीज़ों का रिपोर्ट बनाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कभी हो सकता है कि आपके केंद्र पर जांच हो कि जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है बच्चे को, 3 से 6 साल के बच्चे को खिलाने के लिए हॉट कुक, क्या उसका इस्तेमाल सही हो रहा है? तो आपके जो है रजिस्टर जांच की जा सकती है कि क्या यह सही है या गलत। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं इसका दूसरा प्रश्न का उत्तर कि हम रजिस्टर कैसे बनाएं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको 2 फॉर्मेट दिखाने वाला हूं, 2 प्रारूप। इसी 2 प्रारूप पर कुल ऐसे 3 प्रारूप हैं, 1 प्रारूप, 2 प्रारूप और 3 प्रारूप। इन तीनों प्रारूप में ही हमें जो है ये इन सब चीज़ों को दिखाना है। तो अब अगर आप कहीं से भी हॉट कुक रजिस्टर लेते हैं, बाल विकास में कहीं से भी, ठीक है, तो वह रजिस्टर में जनरली 3 प्रारूप मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये जो पहला प्रारूप है, पहला प्रारूप में आपको क्या दिखाए जाएंगे? बच्चों की संख्या, रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या, पंजीकृत बच्चों की संख्या। और फिर दूसरे में क्या होगा? दूसरे में भोजन जो है खाने वाले बच्चों की संख्या, हर रोज़ कितने बच्चों ने भोजन खाया, तो बच्चों की संख्या, पहले पंजीकृत बच्चों की संख्या, फिर बच्चों की संख्या, फिर इसी तरह इसमें कितने बच्चों ने कितने अनाज खाए, ये सब की जानकारी होगी। दूसरे फॉर्मेट में होगा क्या? दूसरे फॉर्मेट में कितने अनाज खर्च हुए और कितने अनाज बचे। दूसरा फॉर्मेट में ये रहेगा कितना अनाज खर्च हुआ, गेहूँ चावल कितना खर्च हुआ, कितना प्राप्त हुआ था और कितना बचा, इसके बारे में जानकारी।
तीसरा प्रारूप में क्या है? तीसरा प्रारूप में है पैसे के बारे में। तीसरा प्रारूप में किसके बारे में है? और हमें तीसरे प्रारूप में हमें किसे दर्शाना है? तीसरे प्रारूप में हमें पैसे के बारे में दर्शाना है। पैसा मतलब कन्वर्जेंट कोस्ट, कन्वर्जेंस कोस्ट के बारे में दर्शाना है। कोस्ट क्या है? वही पैसे जिससे भोजन के लिए ज़रूरी सामग्री उपलब्ध हो। तो इसमें खर्च दर्शाना है और क्या दर्शाना है? अवशेष। तो हम लोग यह जान लिए हैं, हम लोगों ने क्या जान लिया? हम लोगों ने यह जान लिया कि हॉटकुक रजिस्टर के लिए 3 चीज़ें हमें ज़रूरी 3 प्रारूप भरने होंगे। पहला प्रारूप बच्चों से संबंधित है, कितने बच्चों ने खाया, क्या क्या खाया। दूसरा जो संबंधित है, दूसरा जो है अनाज से संबंधित है, गेहूँ चावल से, उसमें कितने गेहूँ चावल प्राप्त हुए थे, खर्च कितने हुए, इसकी जानकारी। और तीसरा प्रारूप है, इसमें पैसों के बारे में है, कन्वर्जन कोस्ट, कितने पैसे हमें प्राप्त हुए थे, किस दिन प्राप्त हुए थे, खर्च कितने हुए और अवशेष कितने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि जो है हम लोग पहला प्रारूप कैसे भरें, दूसरा प्रारूप कैसे भरना है हमें और तीसरा प्रारूप कैसे भरना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको ज़रूरी वीडियो समय पर उपलब्ध हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पहला प्रारूप में जा रहा हूँ। देखिए ये पहला प्रारूप है। एक काम कीजिए, आप इसे क्या कर सकती हैं, आप इसे जो है पहले YouTube में आप हाई क्वालिटी करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे क्या कर सकती हैं, फ़ोटोकॉपी निकाल सकती हैं और इसे आप बाद में समझकर भर सकती हैं। नहीं तो आप, अगर आपके पास रजिस्टर है इससे संबंधित, तो आप उसमें भी साथ ही साथ आप क्या कर सकती हैं, टेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर में क्या लिखा है। देखिए ऊपर में लिखा है हॉटकुक केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र पर हॉटकुक मील HCM पंजिका। अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं आगे। ये देखिए सबसे पहले हमें यहाँ ये भरना है। क्या भरना है? ये भरना बहुत ही आसान है। देखिए हॉटकुक की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी 2023 में। अब बिहार में कब हुई थी ये आपको पता करना होगा। ठीक है, और माह था उत्तर प्रदेश में शुरू होने का नवंबर से। तो देखिए अगर यहाँ हम लोग शुरुआत करेंगे नवंबर से भरते हुए, ठीक है, उसी तरह जिस तरह हम लोग नवंबर भरेंगे उसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई भरना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। लेकिन देखिए जनरली अगर मान लीजिए कि 24 जो है, जैसे 24 नवंबर से शुरुआत हुई है। कब से शुरुआत हुई है? 24 नवंबर से। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, वर्ष में 2023 भरना है। क्या भरना है? वर्ष में 2023, माह में नवंबर, जिस तरह मैं नवंबर भरूंगा उसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह भरना है। फिर यहाँ अगला क्या है? अगला लिखा है आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। तो यहाँ अपने केंद्र का नाम लिख दीजिए, जो भी आपका केंद्र का नाम है। फिर तीसरा देखिए क्या लिखा है, तीसरा लिखा है विकास खंड परियोजना का नाम। क्या लिखा है? विकास खंड परियोजना का नाम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने परियोजना का नाम लिखना है। जो भी ब्लॉक है, जो भी परियोजना है, आपको यहाँ पर नाम लिखना है। अब देखिए अब आगे बढ़ता हूँ। मैं इस तरफ जा रहा हूँ, बाएं तरफ में क्या लिखा है? ग्राम पंचायत। बाएं तरफ में क्या लिखा है? ग्राम पंचायत। तो जो आपका गांव है, जहां आपका केंद्र चलता है, उसका नाम। ठीक है, फिर जनपद का नाम, जनपद मतलब जिला। तो आपका जो भी जिला है आप यहाँ लिख सकती हैं। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब नीचे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पहला ऑप्शन हमें क्या भरना है? दिनांक। यहाँ क्या लिखा है? दिनांक। ये देखिए ये लिखा है यहाँ दिनांक। तो देखिए करना क्या है, आपको करना क्या है कि यहाँ 1 तारीख से शुरू कीजिए, 1/11/2023। ठीक है, उसी तरह यहाँ 2/11/23 भर सकती हैं।
फिर यहाँ पर क्या भर सकती हैं 3, 11, 23, 4, 11, 23। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ इतना लंबा क्यों खींच रहा हूँ, तो देखिए बात यहाँ पर यह है कि इसे हमें कैलेंडर के अनुसार भरना होगा। क्या भरना होगा, कैलेंडर के अनुसार। जैसे 7, 11, 23, 8, 11, 23, इसी तरह 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये इस तरह से हमें जो है कैलेंडर में भर देना है। लेकिन आपको पूरा लिखना है, जैसे 24, 11, 23, 25, 11, 23, 26, 27, 28, 29, ठीक है। ओ मिट गया। तो देखिए आपको इस तरह से भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डेट भरना होगा आप भर देंगी, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ अपने कैलेंडर के अनुसार इसे सजाना होगा। कैलेंडर के अनुसार सजाने का क्या मतलब है, देखिए कैलेंडर से अनुसार सजाने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ 1 तारीख को कोई दिन था, आपको रविवार जो है ना यहाँ चुन लेना है। रविवार क्या करना है आपको, मान लीजिए कि ये जो 6 तारीख है, यहाँ जो 6 तारीख है, इस 6 तारीख को था रविवार, तो आपको यहाँ पर पूरा जो है ना यहाँ पर क्या भर देना है, रविवार। पूरा एकदम खींच दीजिए यहाँ से यहाँ तक कि आपको पता चल जाए कि इस दिन रविवार था। अगर यहाँ 6 तारीख को रविवार था तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, 8, सिर्फ हमको रविवार यहाँ भरना है। मतलब जो भी अवकाश का दिन है, जो भी छुट्टी का दिन है, हमें यहाँ पर अंकित कर देना। अब देखिए 6 तारीख को क्या था, रविवार। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब ये हो सके कि 6 तारीख को रविवार ना हो, आपको कैलेंडर से मिला लेना है, मोबाइल के कैलेंडर से या फिर आपका जो दीवार पर चिपका हुए कैलेंडर से। 7, 8, 9, देखिए रविवार के बाद मैं गिनता हूँ यहाँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। तो यहाँ 13 तारीख को रविवार हो रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा, रविवार। इसी तरह हमें हर जगह रविवार लिख देना है, रविवार लिख देना है जहाँ जहाँ रविवार होगा। अब देखिए दूसरी बात क्या है, अब दूसरी बात यह है कि किसी महीने में अवकाश भी होता है, जैसे होली का या फिर क्रिसमस का या फिर किसी चीज़ का भी हो। तो मान लीजिए कि 10 तारीख को होली था, तो मैं यहाँ होली लिख दूँगा, ठीक है। अब देखिए अब बात क्या है, आपको ये पहले लिख के तैयार कर लेना है। छुट्टी वाला दिन जो है, अब अवकाश वाला दिन, ये पूरा आपको खींच देना है ऐसे, ठीक है। अब है अगला, यहाँ देखिए अगला क्या ऑप्शन है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, नहीं तो चुटन दीजिए, मैं इसी पर बता रहा हूँ। देखिए अगला लिखा है 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों की संख्या, 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों की संख्या। तो इसे हमें नवंबर माह में पोषण ट्रैकर में जितने अंकित थे, नहीं तो अगर आप अभी आपके पास उपलब्ध नहीं हुआ, पोषण ट्रैकर वाले क्या हो जाते हैं, अपडेट होकर डिलीट हो जाते हैं। सिर्फ उसी माह के उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए कि इस माह मई माह है, तो मई माह में मई माह का ही रजिस्टर्ड आपको पंजीकृत बच्चे दिखाई पड़ेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ आपको अपने परियोजना से संपर्क करना है। परियोजना के आपको संपर्क करना है और आपको पता करना है कि आपके पंजीकृत बच्चों की संख्या नवंबर में कितनी थी। मान लीजिए कि आपके पंजीकृत बच्चों की, रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या 60 थी, तो मैं यहाँ हर जगह 60 लिखूँगा। क्या लिखूँगा, हर जगह यहाँ 60 लिखूँगा। 60, 60, 60, 60, 60। देखिए रविवार को नहीं भरना है, ठीक है। फिर 60, फिर 60, फिर छुट्टी का दिन भी नहीं भरना है। 60, 60, इस तरह से मैं यहाँ क्या करूँगा, पंजीकृत बच्चों की संख्या हर जगह बराबर कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब देखिए अगला ऑप्शन है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये आप अभी याद रखें इसे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लें, ठीक है। क्योंकि मैं जब इसे आगे बढ़ूँगा तो ये अपने आप डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब लिखा है अगला, देखिए हॉट कुक्ड मील, ये अगला ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ। हॉट कुक्ड मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या। अब मैं देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हॉट कुक्ड मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, हॉट कुक्ड मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है। तो इसमें हमें भरना है कि कितने बच्चों ने खाया था, कितने बच्चों ने खाया था। अब देखिए समस्या का बात यह है कि ना ही बहुत सारे केंद्रों ने कोई भी रजिस्टर्ड को कोई भी चीज़ का तैयारी नहीं किया है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, अपने विभाग से संपर्क करना है कि नवंबर माह में आपके कितने बच्चे ने खाया था। जैसे मान लीजिए कि पंजीकृत जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर पंजीकृत बच्चों की संख्या आपने 60 भरी थी, 60 60 60, किसी दिन रविवार था, ठीक है, 60 60 60 इस तरह से भरी थी आप लोग, ठीक है। अब देखिए, अब है क्या यहाँ, कितने हॉट कुक्ड मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, कितने बच्चों ने खाया था। मान लीजिए किसी दिन 30 बच्चे ने खाया था, यहाँ 30 लिख देंगे। किसी दिन 25 बच्चों ने खाया था 25, किसी दिन 13 बच्चे ने खाया तो 13, किसी दिन 18 बच्चों ने खाया 18। अब देखिए बात यह है कि जब आप विभाग से आप सूची प्राप्त करेंगी कि कितने बच्चों ने खाया था, तो वे आपको औसतन देंगे। क्या देंगे? औसत देंगे कि औसत इतने बच्चों ने खाया था। मान लीजिए कि विभाग ने आपको दिया कि औसत 35 बच्चों ने खाया। कितने बच्चों ने खाया? 35। तो आप क्या कर सकती हैं, यहाँ 35 35 35 भी भर सकती हैं। अगर आपको उपलब्ध नहीं है तो उसके दौरान उसके लिए मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप भर सकती हैं, ठीक है, कि किस दिन कितने कितने बच्चों ने खाया। नहीं उपलब्ध है तो आप क्या कर सकती हैं, विभाग से मांगेंगी तो आपको औसत दिया जाएगा कि औसत नवंबर में आपको इतने बच्चों ने खाया था, ठीक है। तो आपको यहाँ भर देना है, चाहे आप औसत भरें, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, नहीं तो फिर आपके पास अगर है तो आप भर सकती हैं जो भी आपको उपलब्ध है, जितने बच्चों ने खाया था, ठीक है। अब देखिए, अब बात क्या होती है, अब हम लोग नीचे आते हैं इसी से संबंधित। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कब शुरू हुआ था? 26 तारीख को, ठीक है, हॉट कुक्ड। तो यहाँ पर हमें जानना ज़रूरी है कि 26 तारीख से कैसे भरें हम लोग। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। मैं यहाँ ये नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक दिनांक लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको खुद भरना होगा, मैं यहाँ तो जल्दी के कारण लिख रहा हूँ, ठीक है। 18 11 23 19 11 23 आपको ऐसे भरना है, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्टकट में भर रहा हूँ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो नवंबर माह 30 का था। नवंबर माह कितने दिन का था? 30 का। अब लेकिन देखिए, नवंबर माह से किस दिन से बच्चों ने खाना शुरू किया था? तो इस 26 तारीख से बच्चों ने खाना शुरू किया था। 26 तारीख से बच्चों ने खाना शुरू किया था। अब देखिए 26 तारीख मुझे अभी पता नहीं कि कौन सा दिन था, ठीक है। मान लीजिए कि 27 तारीख रविवार था, 27 तारीख रविवार था, नहीं 24, ये सॉरी जो है यहाँ पर 24 नवंबर से शुरू हुआ था। हॉट कुक जो कब से शुरू हुआ था? 24 नवंबर से उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। तो यहाँ में 24 नवंबर से तैयार करना है। कितने नवंबर से? 24 नवंबर से। तो मान लीजिए कि 26 नवंबर को रविवार था, तो मैं यहाँ रविवार लिख दूँगा, रविवार। और 24 नवंबर को था कौन सा दिन? तो उसके ऊपर ये शनिवार और इसके ऊपर शुक्रवार, तो शुक्रवार था यहाँ। तो शुक्रवार के बच्चों की पंजीकृत संख्या यहाँ 60 लिखूँगा मैं, फिर यहाँ भी 60 लिखूँगा, यहाँ भी हर दिन क्या लिखूँगा? 60, ठीक है। अब देखिए, अब जैसा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बच्चों की संख्या, यहाँ पंजीकृत बच्चों की संख्या है, और यहाँ पर क्या लिखना है हमें? यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है खाने वाले बच्चों की संख्या। तो अगर आपके पास औसत है तो लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ भी एग्जाम्पल के लिए। जैसे किसी दिन 25 बच्चे औसत खा रहे हैं, तो मैंने 25 25 लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया? 25 25 25। तो मैं औसत लिख रहा हूँ, ठीक है, जो विभाग से मौजूद है। अब देखिए, अब बात क्या है, अब यहाँ पर हमें लिखना है कुल बच्चे जो पंजीकृत कुल बच्चों जो खाए थे। यहाँ तो आप कुल लिख दीजिए कि कुल खाने वाले बच्चों की संख्या, यहाँ जोड़कर मैं लिख दूंगा। तो देखिए, यहाँ औसत से मैं गुना कर सकता हूँ, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? औसत से गुना कर सकता हूँ। जैसे देखिए, कितने दिन बच्चों ने खाया? 25, 1 2 3 4 5 6। नवंबर माह में 6 दिनों बच्चों ने खाया, 6 दिन बच्चों ने खाया। तो 25 छक 150, 150 बच्चे ने खाया है। तो आप सोचेंगे इतना कम बच्चों ने कैसे खाया था? क्योंकि नवंबर माह में 24 तारीख से ही तो शुरू हुआ है
आउटको कब से शुरू हुआ है? 24 नवंबर से शुरू हुआ है। तो यहाँ 6 दिन में कितने बच्चों ने खाया है? 150 बच्चों ने। मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब आपके केंद्र पर कितने बच्चों ने खाया है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकती हैं। ठीक है। अब देखिए बात क्या है समझने की, बात समझने की ये है कि बात समझने की ये है ज़रूरी कि सोमवार मेनू में आपको समझना होगा कि सोमवार और गुरुवार को जो है केंद्र पर रोटी खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? रोटी। क्या खिलाया जाता है? रोटी या गेहूं का जो भी बना हुआ चीज़ है वे खिलाया जाता है। और बाकी दिन चावल या चावल से संबंधित चीज़ जैसे तहड़ी ये सब खिलाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में सोमवार और गुरुवार को क्या खिलाया जाता है? रोटी, और बाकी दिन चावल या चावल से संबंधित चीज़ें। तो आपको ये 2 कॉलम तो समझ में आ गया। अब मैं अगला कॉलम बढ़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए अगला कॉलम है मेनू। क्या है? अगला कॉलम है मेनू का प्रकार। मेनू भोजन का प्रकार। अब मैं इसे थोड़ा सा झुका रहा हूँ कि पूरा पिक्चर आ जाए। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है मेनू भोजन का प्रकार। तो यहाँ भोजन का प्रकार लिखना है आपको कि किसी दिन रोटी बना, सब्जी में आलू सोयाबीन बना तो आलू सोया लिख देंगे। किसी दिन चावल बना, चावल के साथ दाल बना तो चावल दाल चोखा जो भी कुछ है लिख देंगे। इसी तरह चावल दाल ये सब लिख देंगे। फिर रोटी और परवल की सब्ज़ी जैसे जो जैसा माह रहता है मौसमी सब्ज़ी भी बनता है। तो आपको मेनू के अनुसार यहाँ लिख देना है कि किस दिन क्या बना था। ठीक है। तो अगला तो ये तो मेनू आपके द्वारा भर लिया जाए कि भोजन जो है किस तरह का है। ध्यान रखिएगा कि सोमवार और बृहस्पतिवार को यहाँ रोटी का ऑप्शन ही रहता है, तो आप चेक करके बढ़ेंगी। अगला देखिए अगला ऑप्शन यहाँ क्या है? भोजन चखने वाले अध्यापक अध्यापिका रसोइया विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य महासमूह में से 2 वयस्क व्यक्तियों का नाम और हस्ताक्षर। देखिए तो भोजन चखने जो भी अगर भोजन अब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन सुरक्षित हैं। कहीं कहीं खुले में भोजन बनते हैं जहाँ पर जो है अलग जहरीले जीव भी बहुत पाए जाते हैं, जैसे छिपकलियाँ ये सब जो है अगर भोजन में गिर जाते हैं तो फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है, जिसके लिए भोजन चखना ज़रूरी है। या फिर मान लीजिए कि भोजन अगर बढ़िया नहीं बने, मान लीजिए कि नमक कम है ज़्यादा है, तो इसके लिए चखना ज़रूरी है। नहीं तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भोजन नहीं खाएंगे और भोजन क्या हो जाएगा? ये अपना बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। तो ये सही नहीं रहेगा, इसीलिए भोजन चखना ज़रूरी है। तो भोजन चखने वाले का यहाँ नाम इस कॉलम में क्या रहेगा? ये जो कॉलम दिखाई पड़ रहा है हमें, इस कॉलम में भोजन चखने वाला का नाम रहेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक रसोइया है सत्येंद्र, तो यहाँ सत्येंद्र लिख देंगे, सत्येंद्र। ठीक है। और यहाँ पर सत्येंद्र का सिग्नेचर, जो रसोइया ने खाया है चखा है उसका सिग्नेचर। अब ये नहीं कि रसोइया ही खा सकते, कोई और भी खा सकते हैं, अध्यापक अध्यापिका उनका साइन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या रहेगा? ये अगला जो कॉलम है, यहाँ अगला कॉलम है कारकतरी का हस्ताक्षर। यहाँ कारकतरी का हस्ताक्षर रखना है। ठीक है। तो इसी तरह सबको भरना है ये। अब मैं यहाँ नीचे जा रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए नीचे में यहाँ क्या लिखा है? देखिए नीचे में अगर मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ लिखा है माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या। तो देखिए नवंबर माह में 24 नवंबर से शुरू हुआ है, तो नवंबर माह में 6 दिन खाया गया है, तो 6 दिन लिखेंगे कार्य दिवस। कितना दिन लिखेंगे? 6 दिन। वहीं दिसंबर माह में आपको गिन लेना है कि दिसंबर माह में कितने दिन खाए थे। तो हो सकता है 23 या 25 दिन खाए हों। ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि कुल अगर पूरा 31 का महीना है, अगर 31 का किसी का महीना है, ठीक है, तो उसमें 8 दिन रोटी खा सकते हैं और 17 दिन चावल। तो जनरली अनुपात जो है यही है। ठीक है। 8 और 17 का 31 के महीना में 30 के महीना में अनुपात होता है। 5 दिन
जनरली संडे या रविवार होता है, जिसके लिए 8 दिन रोटी बनता है और 17 दिन चावल। लेकिन तो 8 और 17 मिला के पूरे महीना जब स्कूल खुला रहता है या आंगनबाड़ी, तो 25 दिन आंगनबाड़ी केंद्र लगभग खुला रहता था खुला रहता है। लेकिन नवंबर माह में यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, 6। क्या लगाएंगे, 6। वही दिसंबर माह में हम लोग देखेंगे कि किसी दिन क्रिसमस का भी छुट्टी था दिसंबर माह में, तो दिन घट जाएंगे, ठीक है। या कोई अगर पर्व त्यौहार है तो यहाँ आकार दिवस घट जाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या भरना, अगला ऑप्शन देखिए, बच्चों की औसत उपस्थिति। औसत उपस्थिति कहने का मतलब, अगर आप अपने परियोजना से प्राप्त करेंगे हॉट कुक मील का सूची, या फिर मान लीजिए कि आपके द्वारा तैयार किया गया है, तो आप मान लीजिए, देखिए जैसे मैं फिर से यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन था, यहाँ ये ऊपर में जो ऑप्शन लिखा है यहाँ देखिए, हॉट कुक्ड मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, महीने में हर दिन कितने कितने बच्चों ने खाया था। मान लीजिए औसत मैंने यहाँ के लिखा था 25, तो 25 25 25 25 ऐसे लिख सकता हूँ। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नवंबर माह में 6 दिन ही बच्चों ने खाया था। कितने दिन बच्चों ने खाया था, 6 दिन, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ ये जो है 30 तारीख, 29, 28, 27, 26, 25, 24 तारीख हो गया। तो 24 तारीख में मान लीजिए कि पंजीकृत बच्चों की संख्या मैंने 60 डाला था, 60 डाला था। फिर यहाँ रविवार लिखा था मैंने, क्या लिखा था, रविवार। फिर 60, फिर 60, फिर 60, फिर 60। तो पंजीकृत बच्चों की संख्या जैसे आप भरेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने भरा था औसत 25 भरा था, 25, फिर 25 25 25। ध्यान रखिएगा संडे वाला छोड़ देना है, रविवार वाला। फिर यहाँ 25। अब देखिए औसत जनरली पता करने के लिए, अगर मान लीजिए कि आपने अलग अलग लिखा है, अगर मान लीजिए एक बार मैं फिर से यहाँ बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी दिन यहाँ पर बच्चा खाया 35, ठीक है, किसी दिन खाया 25, किसी दिन खाया 24, किसी दिन खाया 12, किसी दिन खाया 16, किसी दिन खाया 10। तो देखिए पहले यहाँ तो कुल संख्या हम लोग जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, कुल संख्या जोड़ लेंगे। तो मैं कितने बच्चों ने खाया है, पहले आपको औसत पता करने के लिए आपको क्या करना है, ये कुल संख्या जोड़ देना है। तो देखिए 5 5 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 6 22, 22 के 2 हाथ में रहा 2 2, तो 3 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12, 122। तो 6 दिन में 122 बच्चों ने खाया, तो 6 से भाग कर देंगे, 6 से कुल खाने वाले बच्चों की भाग कर देंगे। कहने का मतलब जितने दिन बच्चों ने खाया है तो दिन से भाग देना है खाने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, औसत पता करने के लिए, औसत पता करने के लिए आपको दिन, कुल कार्य दिवस या कुल कार्य दिवस या कुल दिन जो है कार्य दिवस से भाग करना है खाने वाले बच्चों की संख्या को, खाने वाले बच्चों की संख्या को। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 6 से भाग दे रहा हूँ 122 को। तो 6 दूनी 20 बार में हो जाएगा, ठीक है। 20 छक 120, 20 छक 120। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 20 बार में भाग हो गया है, 20 बार में भाग हो गया है। तो औसत यहाँ क्या आया, लगभग 20। ऐसे तो 20 दशमलव आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहाँ 20। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ ये जो यहाँ नीचे लिखा है, अगर साफ आपको पिक्चर नहीं नज़र आ रहा है तो कृपया क्वालिटी को हाई कर लें यूट्यूब में। पहले कुल कार्य दिवस तो यहाँ लिख देंगे क्या, 6 दिन नवंबर में। बच्चों की औसत उपस्थिति मैंने अभी क्या निकाला था 20, तो औसत उपस्थिति 20 लगा देंगे, ठीक है। अगर औसत उपस्थिति आपने विभाग से प्राप्त किया है तो डायरेक्ट आप विभाग से लिख सकते हैं। अब देखिए खाद्यान्न की मात्रा, अब क्या है यहाँ, खाद्यान्न की मात्रा। तो यहाँ देखिए
एक एक बार यहाँ फिर से देख लीजिए। यहाँ पर कुल कार्य दिवसों की संख्या 6 नवंबर में, बच्चों की औसत स्थिति 20। अब देखिए यहाँ क्या लिखा, माह में कुल प्रयुक्त खाद्यान्न की मात्रा, खाद्यान्न की मात्रा। अगर आप ध्यान दें तो कितने मात्रा में यहाँ गेहूँ खर्च हुआ है और कितने मात्रा में यहाँ चावल खर्च हुआ है, इसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो ये कैलकुलेशन करना बिल्कुल ही आसान है आपके लिए। अब आप समझेंगी कि सर ये कैसे पता करें कि गेहूं जो है कितना खर्च हुआ है, चावल कैसे कितना खर्च हुआ है। तो यहाँ पर हमें ऐसे पता चलेगा। तो देखिए, हॉट कुक्ड मील के तहत हर बच्चे को 70 ग्राम गेहूं और चावल दोनों दिया जा रहा है। कितने ग्राम? 70 ग्राम गेहूं और 70 ग्राम चावल। तो अब कैसे पता चलेगा कि कुल कितने खर्च हुए हैं अनाज। तो देखिए मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ गेहूं और चावल का संख्या पता करने के लिए। जैसे देखिए ये 30 तारीख था, ये 29 था, ये 28, ये 27, ये 26, ये 24, ये 26 के पहले 25, फिर ये 24। अब देखिए यहाँ पर 60 बच्चे ये कुल थे, यहाँ भी 60 बच्चे थे, यहाँ रविवार था, यहाँ भी 60 थे, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। अब देखिए यहाँ पर कुल औसत तो हम लोग का 120 आया था, नहीं औसत तो 20 आया था, लेकिन हमें पता करना है कि कितने बच्चों ने खाया था। तो देखिए जैसे कि औसत से अगर हम देखें तो यहाँ पहले हमें दिन पता करते हैं कि कितने दिन रोटी खाया गया है, कितने दिन चावल। तो देखिए रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार, मंगल। पहले सोमवार को मैं टिक मारता हूँ कि ये सोमवार, तो गोल घेर दे रहा हूँ, ठीक है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो ये बृहस्पति हो गया। तो कितने दिन गेहूँ चला है देखिए, एक हुआ 27 को गेहूँ और एक हुआ 30 को गेहूँ। मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको ये नहीं समझना है, मैंने अभी कैलेंडर नहीं देखा है, तो आपको बस यहाँ एग्जाम्पल के रूप में समझना है। तो यहाँ कितने दिन गेहूँ चला है, 2 दिन। कितने दिन? 2 दिन। औसत जो है कितने बच्चों ने खाया था हर दिन, 20 दिन। 20 बच्चे ने हर दिन खाया है। तो कितने दिन गेहूँ खाया गया, 1 दिन और 2 दिन, 1 दिन और 2 दिन। तो अगर 1 दिन में 20 बच्चों ने गेहूँ खाया तो 2 दिन में कितने खाएंगे, 40। तो 40 बच्चों ने गेहूँ खाया। तो 40 बच्चों ने कितना गेहूँ खाया, तो एक बच्चे पर 70 ग्राम है गेहूँ, तो 40 बच्चे पर कितना हो जाएगा, तो 70 ग्राम हम लोग गुना कर देंगे। 40 बच्चे में 70 ग्राम गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए कि कुल जितने बच्चे ने सोमवार और मंगलवार को खाया है, नहीं सोमवार और बृहस्पतिवार को खाया है, उस बच्चों की संख्या और गुना 70 ग्राम। इससे हमें गेहूँ का पता चलेगा। तो कितना हो गया, 70 में 40 गुना किए तो 7 के 2800 ग्राम, मतलब 2800 ग्राम गेहूँ खाया गया है। अगर इसको किलो में बदलना है तो कुछ मत कीजिए, पीछे से देखिए यहाँ पीछे से 3 अंक के पहले हमें दशमलव लगा देना है। तो यहाँ देखिए 1, 2 और ये 3, इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, दशमलव। तो कितने के बाद आए, 2 के बाद दशमलव आए, मतलब 2 किलो 800 ग्राम। 2 किलो 800 ग्राम गेहूँ खाया गया है। कौन से माह में, नवंबर माह में। अब तो गेहूँ हो गया 2 किलो 800 ग्राम। अभी ध्यान में रख लीजिए 2 किलो 800 ग्राम। अब कितने दिन चावल खाया गया, तो देखिए कुल कार्य दिवस था 6, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। 6 दिन में 2 दिन गेहूँ चला, तो चावल कितना दिन चला होगा, 4 दिन। चावल कितना दिन चला होगा, 4 दिन। तो 4 दिन में कितने बच्चों ने चावल खाया, 1 दिन में 20 बच्चों ने चावल खाया, तो 4 दिन में कितने बच्चों ने खाया होगा, तो 20 में 4 गुना कर देंगे। तो कितना हो गया 80 बच्चों ने चावल खाया, ठीक है। तो अब देखिए अब 80 बच्चों ने चावल खाया,
तो 80 में कितना गुना कर दें? 70 ग्राम। क्यों? क्योंकि एक दिन में कितने बच्चों ने खाया है? एक बच्चे के लिए है 70 ग्राम, एक बच्चे के लिए है 70 ग्राम। तो 80 बच्चे के लिए कितना होगा? तो 80 गुना कर देंगे। 80 बच्चे के लिए 80 में 70 गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 5600 ग्राम। 5600 ग्राम। तो 5600 ग्राम को हम लोग कितना केजी कहेंगे? तो केजी में बदलने के लिए आप लोग जानती हैं, केजी में बदलने के लिए क्या जानते हैं हम लोग कि 3 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे। 1 2 3, 3 के पहले दशमलव, आखिरी से 3, कितने से 3 के नाम है? आखिरी से 1 2 3। तो 5 किलो 600 ग्राम, 5 किलो 600 ग्राम चावल खर्च हुआ है नवंबर माह में। अब देखिए, अब तो नवंबर माह में तो 6 ही दिन था, इसी तरह आपको दिसंबर माह में ज़्यादा दिन रहेगा तो ज़्यादा से गुना करना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर है गेहूँ, तो गेहूँ कितना था? 2 किलो 800 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम। और चावल कितना था? 5600, मतलब 5 किलो 600 ग्राम, 5 किलो 600 ग्राम। 5.600 केजी लिख सकता हूँ मैं, या 5.6 केजी लिख सकता हूँ। अब देखिए, अभी हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है, अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हमें ये देखिए, ये पहला प्रारूप में ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो ज़रूरी चीज़ था, वे आपका तैयार हो चुका है। अब देखिए, बाकी आपको नीचे बिल्कुल आसान है, ठीक है। नाम, हस्ताक्षर, प्रधान का नाम, हस्ताक्षर, ठीक है। ये तो आप लोग जानती हैं, ये बेसिक चीज़ है, बहुत ही साधारण सी चीज़ है, आपका जानकारी है, और प्रधान का नाम और हस्ताक्षर है। तो देखिए, ये प्रारूप था हमारा पहला। प्रारूप क्या था? ये पहला। अब हम जो है प्रारूप दूसरे की ओर जाते हैं और तीसरे की ओर। देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, अभी मैं जो यहाँ हूँ, मैं यहाँ आपके ध्यान में ये रखना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि 2 किलो 800 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम केजी क्या हो गया? गेहूँ खर्च हुआ। अभी ध्यान रखिएगा, इसका ज़रूरत हमें दूसरे प्रारूप में पड़ेगा। और ये 5 किलो 600 ग्राम क्या था? चावल था। इसे अभी आप अपने मन में रखें, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल क्या होगा? दूसरे प्रारूप में होगा। तो अब हम दूसरे प्रारूप पर जा रहे हैं। तो देखिए, ये है हमारा दूसरा प्रारूप, ये है हमारा क्या? दूसरा प्रारूप। अगर आप चाहें तो अभी आप इसका हाई क्वालिटी यूट्यूब करके फ़ोटो खींच सकती हैं और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकती हैं, फ़ोटोकॉपी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये दूसरा प्रारूप और तीसरा प्रारूप है। तो मैं अब समझाने के लिए इसे मैं जूम कर रहा हूँ। तो देखिए, दूसरा प्रारूप बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्या करना है, आपको वर्ड लिखना है एक बार, और मैं जूम कर दूँ क्या? हल्का चलिए जूम कर देता हूँ। देखिए, ऊपर में क्या लिखा है? यहाँ ऊपर में लिखा है वर्ष। ऊपर में क्या लिखा है? वर्ष। तो वर्ष 2023, माह नवंबर। उसी तरह नवंबर माह हो जाएगा तो अगला दिसंबर का बनाएंगे दूसरे पेज में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर माह का अलग अलग बनेगा। अब देखिए, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, विकास खंड परियोजना का नाम, ये तो बेसिक चीज़ है, आप भर लेंगी। हम मुख्य बिंदु पर आते हैं, ठीक है। तो नीचे हम लोग आ रहे हैं। देखिए, हॉट कुक शुरू कब हुआ था? नवंबर माह में। हॉट कुक शुरू कब हुआ था? नवंबर माह में। तो क्या नवंबर माह से पहले आपको चावल गेहूँ दिया गया था? तो बिल्कुल नहीं दिया गया था। जब शुरुआत ही आपका नवंबर में हुआ था, चावल गेहूँ कैसे मिल जाएगा आपको अक्टूबर में? तो अक्टूबर में आपको चावल गेहूँ नहीं मिला था। तो चलिए देखिए, इसी संबंधित पहला प्रश्न है, विगत माह का अवशेष, मतलब पिछले महीने कितना बचा था आपका गेहूँ? तो अक्टूबर माह में कितना बचा था? अक्टूबर माह में तो मिला ही नहीं है, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 0। उसी तरह चावल कितना मिला था अक्टूबर में? तो 0। अब देखिए, माह में कोटेदार से प्राप्त मात्रा,
माह में कोटेदार से प्राप्त मात्रा किलोग्राम में पता करना है। और पहला क्या है, दिनांक, दिन, कौन सा दिन में प्राप्त हुआ था, तारीख लिखना है आपको। तारीख नहीं है तब तक आप क्या करें, जानकारी भर दीजिए, क्योंकि मात्रा तो आपके पास उपलब्ध होगा। तारीख नहीं पता है तो कोटेदार से पूछ लीजिएगा कि किस तारीख में आया था। लेकिन देखिए असलियत बात यह है कि नवंबर माह, ऐसा नहीं है कि हर एक केंद्र पर जो है नवंबर माह में ही उपलब्ध हुआ है, बहुत सारे केंद्रों पर दिसंबर जनवरी में भी उपलब्ध हुआ है। अब आप ये आपके बुद्धि के अनुसार है कि आप इसमें कितना भरते हैं, ये मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। फिर तो यहाँ दिनांक भरना है। अब देखिए गेहूँ कितना मिला था आपको, ठीक है। यहाँ भरना है प्राप्त गेहूँ, यहाँ क्या भरना है, गेहूँ कितना प्राप्त हुआ था किलोग्राम में। मान लीजिए कि आपको 50 केजी गेहूँ प्राप्त हुआ, तो यहाँ 50 केजी लिख दूंगा मैं। यहाँ दिन लिखना था किस दिन प्राप्त हुआ था, और 50 केजी यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। चावल मान लीजिए कि आपको 25 के नहीं चावल मान लीजिए कि आपको 80 किलो मिला, तो मैं यहाँ 80 किलो लिख दूंगा, ठीक है। देखिए 5वां कॉलम जो है चावल का है, तो चावल क्या लिख दूंगा, 80 केजी। अब देखिए अब क्या लिखा है यहाँ, कुल मात्रा। यहाँ क्या लिखा ऊपर में, देखिए कुल मात्रा कितना हो गया। कुल मात्रा कहने का मतलब कि पिछला महीना जो बचा था और प्लस अभी जो मिला है, वो दोनों को जोड़ के कितना होगा। तो ये छठा कॉलम देखिए, तो क्या लिखा है गेहूं में, 1 + 4, एक में 4 जोड़ना है। ये पहला कॉलम में चौथा कॉलम जोड़ना है जितना गेहूँ। तो देखिए पहला कॉलम क्या है, ये है कि पिछला माह का जुटा हुआ कितना है। फिर से देखिए मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। क्या लिखा है, कुल मात्रा मतलब टोटल कितना है अभी। तो गेहूँ टोटल कितना अभी है, तो देखिए पहला जो पिछला प्राप्त हुआ था ये कितना हुआ था, 0 प्राप्त हुआ था। अभी कितना मिला था, 50 केजी गेहूँ, 50 केजी गेहूँ। तो अब टोटल कितना हो गया, तो पिछले माह का जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, पिछले माह का जोड़ेंगे, और जो अभी जो प्राप्त हुआ है उसको जोड़ेंगे। तो 0 में जब हम लोग 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 में 50 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50 किलो। क्या हो जाएगा, 50 किलो। अब देखिए अब क्या है, चावल, अगला क्या है, चावल, फोर्टिफाइड चावल कितना मिला था। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ क्या भरा था, मैंने यहाँ भरा था 80 किलो, और यहाँ पर पिछले माह बचा था कितना, 0 किलो। तो 80 किलो में, ये देखिए 80 किलो में जोड़ेंगे पिछले माह का बचा हुआ, मतलब 0 जोड़ेंगे, तो 80 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 80 किलो, क्या हो जाएगा, 80 किलो। तो कहने का मतलब अब यहाँ बात साफ है, अब यहाँ क्या बात साफ है कि यहाँ पर कुल मात्रा हो गया 50 केजी और यहाँ पर 80 केजी चावल। तो अब जब भी हमसे कुल पूछा जाए तो कुल हम लोग को ये बताना है कि अभी आपके पास कितना है गेहूँ चावल, तो ये बोलना है कि 50 केजी और 80 केजी। अब देखिए अब यहाँ पर यही बात आता है जो पहला प्रारूप में जो हमारा था गेहूँ चावल खर्च, क्या लिखा है यहाँ, माह में उपभोग की गई मात्रा। ध्यान से देखिए, माह में उपभोग की गई मात्रा, कितना उपभोग किया मतलब खर्च किया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला प्रारूप में हम लोग क्या देखे थे, पहला प्रारूप में देखे थे कि गेहूँ खर्च हुआ था कितना, 2 किलो 800 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम। चावल कितना खर्च हुआ था, 5 किलो 600 ग्राम। तो यही चीज़ हमें यहाँ भरना है, यही चीज़ हमें कहाँ भरना है, यहाँ। तो यहाँ क्या लिखा है, गेहूँ, तो गेहूँ लिख दूंगा मैं यहाँ 2 किलो 800 ग्राम, तो 2.8 केजी। उसी तरह चावल कितना लिख दूंगा मैं यहाँ, 5 किलो 5.6 किलो, मतलब 5 किलो 600 ग्राम। अब देखिए अब अगला क्या है, अब है अगला अवशेष मात्रा। मतलब अवशेष मात्रा मतलब क्या, कितना बचा है, कितना बचा है। तो बचने के लिए यहाँ पर हमें लिखना है कितना बचा है। तो जैसे देखिए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 6 + 4 लिखा है। तो जब भी बचा पता करना हो तो घटाया जाता है। क्या घटाया जाता है, देखिए किसको घटाना है, तो बचा हुआ मात्रा क्या होगा, जब हम यहाँ देखिए, जब हम ये कुल मात्रा, ये जो कुल मात्रा है 50 केजी गेहूं का, कुल मात्रा में से घटाएंगे क्या, खाने वाला मात्रा, कितना खर्च हुआ है। तो आपके द्वारा देखा जा रहा है यहाँ
कि 50 किलो जो कुल गेहूँ था उसमें से कितना खा लिया गया है, 2 किलो 800 ग्राम। तो 50 किलो में से 2 किलो 800 ग्राम हम लोग घटा देंगे। अब मैं यहाँ साफ साफ लिख रहा हूँ, यहाँ बहुत गंदा हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गेहूँ कितना हो गया था, कुल 50 किलो। खर्च कितना हुआ था मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2.8 kg। तो अब यहाँ बचेगा कितना, तो मतलब किस में से किसको घटाना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग को घटाना है कुल 50 kg में से क्या घटाना है, 2 किलो 800 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम। तो मैं नीचे घटा रहा हूँ 50 में से 2.8, ठीक है, 50.0 तो हो गया 2.7 47.2 kg। तो कितना बचा यहाँ, 47.2 kg। क्या है ये है अवशेष। किस चीज़ का अवशेष, गेहूं का अवशेष। ध्यान दीजिए, तो मैंने किससे किसको घटाया था, देखिए यहाँ कुल क्या था, छठा नंबर का कॉलम, और किससे घटाया है, तो 8वां नंबर का कॉलम से। 6 में से 8 घटाएं। तो यहाँ देखिए ये गलत लिखा है फॉर्मेट में, यहाँ क्या लिखना चाहिए था, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8। तो मतलब अवशेष मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, घटाना होगा कुल गेहूं में से ये खर्च गेहूं जो इस माह का प्रारूप 1 से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह हमें चावल पता करना है। तो देखिए यहाँ चावल जो है, अब मैं फिर से मिटा रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा था 80 kg चावल। क्या लिखा था, 80 kg चावल। और यहाँ पर क्या लिया था, उपभोग में लिखा था 5 किलो 600 ग्राम खर्च हुआ था। तो मैं घटाता हूँ यहाँ, ठीक है, 80.0 में से घटाऊँगा 5.6, 4, फिर ये क्या हो गया 4, और ये हो गया 7, 74 दशमलव क्या हो गया यहाँ, तो यहाँ क्या लिखाएगा 74.4 kg, 74.4 kg बचा है। चावल कितना बचा है, 74.4 kg। तो आपके द्वारा ये बना लिया जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान ही है, ठीक है। अब मैं आता हूँ प्रारूप 3 पर। ये देखिए इसके नीचे जो जानकारी लिखी है बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये भर लिया जाएगा, आपका नाम है, कार्यकर्त्री का नाम, प्रधान का नाम, हस्ताक्षर। अब देखिए बहुत ही आसान चीज़ है। प्रारूप 3 ये आखिरी प्रारूप है, ठीक है। तो देखिए ये है आखिरी प्रारूप कन्वर्जेंट कोस्ट का। कन्वर्जेंट कोस्ट मैंने बताया था, जो पैसे मिले हैं उसी का खर्च और अवशेष बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ इसे तो आपके द्वारा ऊपर में भर लिया जाएगा। वही चीज़ है, वर्ष भरना है, माह भरना है, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, फलना चिलना। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात क्या है कि देखिए जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा माह शुरू हुआ था, नवंबर माह से। कौन सा माह, नवंबर माह, ठीक है। और जनवरी नवंबर माह 6 दिन ही बच्चों ने खाया है। कितने बच्चों ने खाया, 6 दिन ही बच्चों ने खाया था। और दिसंबर माह में मान लीजिए कि 25 दिन बच्चों ने खाया। कितना दिन खाया, 25 दिन। तो देखिए अब होता क्या है कि आपके द्वारा जो सामग्री खरीदा गया है वे तो लगभग ये नहीं कि आपको पैसा मिला तो 6 दिन का ही खरीदे हैं और फिर अगला महीना में फिर 25 दिन का खरीदें। तो हो सकता है कि आपने नवंबर दिसंबर का एक साथ ही खरीद लिया हो, तो आप नवंबर प्लस दिसंबर का भी यहाँ एक साथ बना सकती हैं। माह नवंबर दिसंबर का एक साथ यहाँ कन्वर्जन कोस्ट बना सकती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अलग अलग बनाएं या फिर नहीं, लेकिन आसान पड़ेगा अगर आप नवंबर दिसंबर बनाया जाए। उसके बाद जनवरी अलग बना सकती हैं, फरवरी मार्च अलग बना सकती हैं। अब ये ठीक है, अब आपने सुविधा के अनुसार देख लें। अब मैं जूम कर रहा हूँ। अब देखिए पहला प्रश्न है, विगत माह का अवशेष कन्वर्जेंट कोस्ट की धनराशि। फिर से देखिए, विगत माह का अवशेष कन्वर्जेंट कोस्ट की धनराशि, मतलब पिछले माह का कितना पैसा बचा था।
तो बताइए नवंबर माह में शुरू ही हुआ है, नवंबर माह में शुरू ही हुआ है, तो क्या अक्टूबर में पैसा मिला था जिसका पैसा बच जाए? तो नहीं, पैसा मिला ही नहीं, तो बचेगा क्या? तो विगत माह कितना बचा था? 0 रुपया। कितना बचा था? 0। तो मैं यहाँ 0 भर दूँगा। ठीक है, अगला है यहाँ क्या? अगला है माह में प्राप्त कन्वर्जेंट कॉस्ट की तिथि। किस तिथि को कन्वर्जेंट कॉस्ट प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर दिनांक लिखना है। ठीक है, और जब तक दिनांक नहीं है और आपको मिल चुका है तो आगे वाला आप भर सकते हैं और बाद में आप दिनांक भर दें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? माह में प्राप्त कन्वर्जेंट कॉस्ट की धनराशि। कितना रुपया मिला था? मान लीजिए कि आपको 5,000 रुपया मिला था। कितना रुपया मिला था? 5,000 रुपया मिला था। किस दिन को? कोई भी दिन को मिला था। तो यहाँ दिन लिखेंगे, प्राप्त का दिन, पिछला माह का तो यहाँ 0 हो जाएगा मिलने वाला। यहाँ पर जो भी तिथि है तिथि लिखेंगे और यहाँ जो रुपया मिला है वे लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, कुल उपलब्ध कन्वर्जेंट कॉस्ट। कितना कुल पैसा आपके पास है अभी? तो पैसा कुल पता करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। पिछले माह का कितना था? 0। अभी कितना है? 5,000। तो 0 में 5,000 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5,000। क्या होगा? 5,000। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर मुख्य बात यहाँ क्या है? ये है, इनको भरना है। ये जो तीनों है, ये तीनों कॉलम, इसे हमको एक साथ ध्यान में रख के भरना है। क्या रखना है? एक साथ ध्यान में रख के भरना है। तो मैं यहाँ जूम करता हूँ इसे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप यहाँ व्यय भी लिख सकते हैं। इन तीनों कॉलम को मिलाकर आप व्यय भी लिख सकते हैं, कितना रुपया खर्च हुआ। ठीक है, और नहीं तो आप लिख सकते हैं यहाँ क्या क्या आया था, क्या क्या खर्च हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉट कुक्ड मील के लिए माह में क्रय की गई सामग्री का विवरण। हॉट कुक्ड मील क्रय सामग्री का विवरण, क्या क्या खरीदा गया था वहाँ, यहाँ पर विवरण लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? विवरण। जैसे सब्जी, आलू, फूल गोभी, जो भी कुछ है सब्जी, ये सब लिखेंगे, या मसाला, ये सब यहाँ लिखाएगा। फिर क्रय की गई सामग्री की मात्रा, कितना मात्रा में खरीदा गया था। मान लीजिए सोयाबीन खरीदा गया था 5 किलो, तो यहाँ 5 किलो लिखेंगे, ये लिखेंगे। फिर धनराशि कैसे किलो मिला, ये लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसे समझा देता हूँ। मैं यहाँ बड़ा कर रहा हूँ इसे। देखिए लिखा है यहाँ, हॉट कुक्ड मील के लिए माह में क्रय की गई सामग्री का विवरण। जैसे मान लीजिए आपके द्वारा सोयाबीन खरीदा गया, तो मैं यहाँ लिख दूँगा सोयाबीन। कितना केजी खरीदा गया? मान लीजिए कि 5 केजी खरीदा, तो 5 किलो। तो मान लीजिए कि 300 रुपये किलो आपको सोयाबीन मिला है। किस रुपये? 300 किलो। तो कितना हो गया? 1,500 रुपया। कितना हो गया? 1,500 रुपया। उसी तरह तेल खरीदा गया आपके द्वारा, सरसों तेल। तो मान लीजिए कि 6 लीटर खरीदा गया, तो यहाँ 6 लीटर लिख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 150 रुपये, तो कितना हो गया? 900 रुपये का ये। उसी तरह आपको अन्य सामग्री लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, हॉट कुक्ड मील के लिए माह में क्रय की गई सामग्री का विवरण। तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि सोयाबीन खरीदा गया, तो सोयाबीन लिखेंगे। कितना केजी खरीदा गया है? तो 5 केजी खरीदा गया है, तो यहाँ 5 केजी लिखेंगे। कि कैसे किलो मिला था? मान लीजिए 300 रुपये किलो मिला था, तो क्या लिख देंगे? पंतिया 1,500 रुपया का। तो यहाँ पर धनराशि लिखना है। फिर समझिए, मान लीजिए कि नमक खरीदा गया, तो यहाँ मैं नमक लिख दूँगा। 3 केजी नमक खरीदा गया, तो यहाँ 3 केजी लिख दूँगा। नमक था 30 रुपये, तो 90 रुपया का हो गया। कितना कीमत था नमक का? 90 रुपया। उसी तरह बाकी सामग्री भी हमें यहाँ लिखना है। अब देखिए तो मैं यहाँ जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ? एग्जांपल। मान लीजिए 1,500 रुपया का हो गया सोयाबीन, 900 रुपया का हो गया तेल, 1,000 रुपये का हो गया सब्जी। इसी तरह कुल मार के मान लीजिए 15 6 15 10 2500 25, तो यहाँ मान लीजिए 3,400 रुपया होगा। क्या हो गया? 3,400 रुपया कुल हो गया। अगर हम लोग पूरा धनराशि को जोड़ें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इन पूरे धनराशि को जोड़ें 1,500
प्लस 900 1500 प्लस 900 कितना हो गया 2400। 2400 में 1000 रुपया और जोड़े तो कितना हो गया 3400। तो कुल खर्च कितना हो गया 3400 रुपया। कितना हो गया 3400 रुपया। अब ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देने की बात ये है कि कुल उपलब्ध कन्वर्जन कॉस्ट कितना था 5000 रुपया। कितना मिला था कुल 5000 रुपया। खर्चा कितना हुआ आपका, खर्चा कुल हो गया था 3400 रुपया। 5000 रुपया में से आपका 3400 रुपया खर्चा हुआ तो कितना रुपया बचा, तो 5000 से हम लोग घटा देंगे 3400 को, तो कितना हो गया 0061 1600 रुपया बचा है आपका। तो यहाँ पर क्या लिखा है 1600 रुपया बचा है। तो यही चीज़ हम लोग कहाँ लिखेंगे, माह, यहाँ देखिए माह में अवशेष कन्वर्जेंट कॉस्ट क्या लिखा है यहाँ, माह में अवशेष कन्वर्जेंट कॉस्ट कितना बचा है, तो 4 में से 7 घटा देना है, मतलब कुल पैसों में से उपभोग का पैसा धनराशि घटा देना है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें कहाँ लिखना है, यहाँ अवशेष में। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या बचा 1600। अब ध्यान देने की बात क्या है, ये जो अवशेष है 1600 रुपया जो बचा है, तो ये अब जो है जनवरी, ये मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर का एक साथ था, मान लीजिए नवंबर का ही था। ठीक है, नवंबर माह में कितना बचा 1600 रुपया। नवंबर माह में कितना रुपया बचा है 1600 रुपया। तो यही 1600 रुपया जो है, ध्यान दीजिए, नवंबर माह में जो आपका यहाँ 1600 रुपया बचा है, 1600 रुपया बचा, दिसंबर माह के लिए क्या हो जाएगा, विगत माह में चल जाएगा। तो दिसंबर माह, या मान लीजिए कि नवंबर माह में आपने खर्चा कर दिया 3400, बचा 1600। नवंबर दिसंबर में, सॉरी यहाँ पर जो है जिस भी माह का अवशेष बचे, यहाँ क्या बचे, जिस भी माह का अवशेष बचा अगले माह के लिए यहाँ पर भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा यहाँ, तो मान लीजिए मैंने यहाँ जनवरी भरा, तो यहाँ क्या भरा जाएगा 1600 रुपया। क्यों, क्योंकि 1600 रुपया बचा हुआ था पिछले महीने का। तो अगर मैं जहाँ जनवरी बनाऊँगा आगे चल के, आगे चल के मान लीजिए मैंने यहाँ जनवरी माह में बनाया, ठीक है, 2024 का। ठीक है, तो इस माह के लिए क्या हो जाएगा, विगत माह का अवशेष कितना हो जाएगा, विगत माह का अवशेष 1600 रुपया। अब मान लीजिए कि जनवरी माह में आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो पैसा नहीं मिला है तो डेट तो कुछ नहीं भरा, आप ऐसे खींच दे लाइन। फिर लिखा है माह में प्राप्त कन्वर्जेंट कॉस्ट की धनराशि। मान लीजिए कि जनवरी माह में आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो यहाँ 0 भर देंगे। क्या भर देंगे, जनवरी माह के लिए 0, और कुल उपलब्ध क्या हो जाएगा 1600 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1600 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1600। अब आप खर्च दिखा सकती हैं कि इसी तरह इस माह में कितना खर्च हुआ है। तो देखिए ये जो अवशेष है अगले माह में जुट जाता है, आ जाता है। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी कुछ बचा था, इसमें 47 kg कुछ बचा था, इसमें जो है 74 kg कुछ बचा था नवंबर माह के लिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 47 किलो लगभग बचा था नवंबर माह में, और दिसंबर माह में 74 किलो। तो नवंबर माह यही बचा था, नवंबर माह में ये बचा था गेहूं और चावल। तो जनवरी माह के लिए जब बनाएंगे हम लोग, नहीं जो दिसंबर माह, जो भी माह अगले माह के लिए बनाएंगे दिसंबर माह के लिए, तो दिसंबर माह के लिए जब बनाएंगे तो इसका विगत अवशेष क्या होगा, विगत अवशेष यहाँ गेहूं में क्या होगा, गेहूं में वही 47 किलो, और चावल में यहाँ वही 74 किलो। और मान लीजिए कि कोटेदार से दिसंबर माह में कोई प्राप्त नहीं हुआ है, तो दिनांक यहाँ कुछ नहीं लिखाएगा, खाली डैश मार देंगे। गेहूं क्या लिखेंगे 0, चावल क्या लिखेंगे 0। क्यों, क्योंकि प्राप्त ही नहीं हुआ था। अगर प्राप्त हुआ हो तो आप लिख सकती हैं, नहीं प्राप्त हुआ है तो यहाँ 0 लिख देंगे। अब देखिए कुल मात्रा क्या हो जाएगा दिसंबर माह के लिए, तो यही क्या हो जाएगा, इस 47 को इस 0 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 47 किलो। उसी तरह कुल मात्रा चावल का क्या हो जाएगा 74 में ये 0 जोड़ देंगे
74 किलो। अब आप उपभोग इसी तरह बना सकती हैं। तो ये था आपका क्या, कुल हॉट कुक मील का जो है रिपोर्ट। तो आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि आप हमेशा अवशेष को, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने की बात है कि आप हमेशा जो ये अवशेष है, दोनों चीज़ों का अवशेष, ये देखिए एक गेहूं चावल का अवशेष ये था, ठीक है। तो यहाँ पर गेहूं चावल का अवशेष को आपको क्या करना है, अगले माह में लिख लेना है, विगत माह का। जैसे मान लीजिए जब आप नवंबर माह का बनाएंगी और जो बचेगा तो दिसंबर माह में ये जो है विगत माह में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, विगत माह में। उसी तरह जो है ये जो पैसे हैं, पैसे जो बचेंगे, मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर में जो भी खर्चा हुआ 1600 रुपया बचा था, तो ये किस में चल जाएंगे, विगत माह जनवरी में। और जनवरी माह में जो बचेंगे वे फरवरी माह में चल जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, ये पैसा माइनस में भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी जो है कन्वर्जेंट कॉस्ट पैसे नहीं आते हैं तो अपने पॉकेट से भी देना पड़ता है। तो वे उस समय जो भोजन तो रोक नहीं सकते हैं हॉट कुक वाला, तो यहाँ पर पैसे माइनस में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो विगत माह में भी माइनस जा सकता है। तो विगत माह, मान लीजिए कि यहाँ फरवरी माह में पैसे नहीं मिले और आपके माइनस क्या हो गए, माइनस 2400 हो गए, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, वे पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यह था हॉट कुक रजिस्टर बनाने का पूरा वीडियो। धन्यवाद।